हेलो गाइस, वेलकम टू प्रगति क्लासेस। तो चैप्टर नंबर 3 है हमारा बिजनेस इन्वायरमेंट बिजनेस स्टडी का, जिसमें हमने पार्ट 1 में हाफ ऑफ द चैप्टर कवर कर लिया है। तो आज हम करेंगे पार्ट 2 और इस चैप्टर को करेंगे फिनिश। चैप्टर का नाम है बिजनेस इन्वायरमेंट। तो इसके लिए आपको थोड़ी सी बेसिक नॉलेज पता होनी चाहिए। अगर आप पार्ट सेकेंड ही देख रहे हैं, पार्ट 1 नहीं देखा, तो डेफिनेटली आपको प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना चाहिए। तो बात करते हैं बिजनेस इन्वायरमेंट। तो बिजनेस इन्वायरमेंट इज द सम टोटल ऑफ द फैक्टर विच इन्फ्लुएंस द बिजनेस बट ओवर विच द बिजनेस हैज नो कंट्रोल। बिजनेस इन्वायरमेंट वो सारे के सारे वो फैक्टर हैं जो बिजनेस को इन्फ्लुएंस तो करते हैं, लेकिन उस पर बिजनेस का कोई भी कंट्रोल नहीं होता है। वो सारे इन्वायरमेंट को वो स्टडी कर सकता है, उसके अकॉर्डिंग अपने ऑर्गेनाइजेशन में कुछ चेंज ला सकता है, बट वो इस इन्वायरमेंट में कोई भी चेंज नहीं ला सकता। जो भी इसमें चेंज हो रहा है उसको स्टडी करेगा, एनालाइज करेगा और उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले अपने ऑर्गेनाइजेशन को में चेंज करेगा, तो वो कंपनी क्या होगा, डेफिनेटली वो क्या करेगा, अच्छा परफॉर्मेंस देगा। और तो फर्स्ट पार्ट में हमने इन सारी चीज़ों को कवर कर लिया है कि जैसे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए, इसके अलावा इसका इंपॉर्टेंस हो गया, इसके कंपोनेंट्स हो गए। तो यहाँ तक हमने कवर कर लिया था। तो आज अभी यहाँ पे शुरू करेंगे इकोनॉमिक इन्वायरमेंट इन इंडिया। हमारे इंडिया में इकोनॉमिक इन्वायरमेंट किस टाइप का है वो बताना है। इकोनॉमिक मीन्स मनी रिलेटेड जितने भी टर्म्स एंड कंडीशन हम पढ़ते हैं वो सारा सब्जेक्ट किसके अंदर पढ़ते हो, आप इकोनॉमिक्स में पढ़ते हो। ऑफकोर्स आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो इकोनॉमिक्स भी आप पढ़ ही रहे होगे। एज अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस्ड न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इन जुलाई 1991। हमारी कंट्री को इंडिपेंडेंस मिल गया था 1947 में, बट इन्होंने 1991 तक का वेट किया ताकि थोड़ा सा जो हम अपनी इकोनॉमी को बैलेंस कर सकें, थोड़ा सा उसको ग्रो करवा लें। उसके बाद हमारे यहाँ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इंट्रोड्यूस हुई 1991 में, जिसके अंदर 3 टर्म्स इंट्रोड्यूस हुए: एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो इसको भी आप जानेंगे ब्रॉड कॉन्टेक्स्ट में कि बेसिकली होता क्या है। तो लिबरलाइजेशन का मतलब है कि इन्होंने क्या किया, जितने भी प्राइवेट फर्म थे उनको लिबरलाइज कर दिया, मतलब फ्रीडम दे दी, बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस वगैरह हटा दिए। प्राइवेटाइजेशन क्या हो गया, जितनी भी पब्लिक सेक्टर कंपनी थी उसको प्राइवेट सेक्टर में कन्वर्ट करा दिया गया। ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है कि हमारी इकोनॉमी को वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ जोड़ दिया गया कि अब हम फ्रीली इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो इन 3 चीज़ों को ही गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया था न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के अंदर इन जुलाई 1991। फर्स्ट ऑफ ऑल जानते हैं लिबरलाइजेशन, क्योंकि जो आपसे इस पे नोट लिखवाएंगे तो आपको पूरा लिखना पड़ेगा। इट मीन्स फ्रीइंग ऑफ इंडियन इंडस्ट्री फ्रॉम ऑल अननेसेसरी गवर्नमेंट कंट्रोल एंड रेस्ट्रिक्शन। जो भी बिना फालतू के गवर्नमेंट ने कंट्रोल लिया हुआ था, रेस्ट्रिक्शंस लगाए हुए थे हर कंपनी में। इवन पुराने टाइम पे कोई भी आप बिजनेस खोलना चाहते हो तो उसके लिए गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ता था। इवन अगर आप अपने बिजनेस को बड़ा कर रहे हो, उसको हाई लेवल पे लेके जा रहे हो, तो उसके लिए फिर से लाइसेंस लेना पड़ता था, अप्रूवल लेना पड़ता था। तो इन सारी चीज़ों को हटा दिया गया कब, जब लिबरलाइजेशन आया। तो और इसके अलावा लाइसेंसिंग की रिक्वायरमेंट्स को हटा दिए गए। कुछ ही जो कंपनीज हैं उनके लिए, उन लोगों ने कुछ ही सेक्टर है उसके लिए लाइसेंस रखा इन्होंने कंपलसरी, जैसे मेडिसिन हो गया, ड्रग हो गए, वाइन हो गए, सिगरेट हो गए, इन सारी चीज़ों के लिए लाइसेंस रखा गया। बाकी हर चीज़ों से क्या किया गया, लाइसेंसिंग सिस्टम को कम्प्लीटली रिमूव कर दिया गया। फ्रीडम इन डिसाइडिंग द स्केल ऑफ बिजनेस। अब क्या है, जो भी बिजनेसमैन है वो अपना स्केल ऑफ बिजनेस खुद डिसाइड कर सकता है। रिमूवल ऑफ रेस्ट्रिक्शन ऑन मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। पुराने टाइम पे ये होता था कि इवन एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अगर आप अपने गुड्स को ट्रांसफर कर रहे हो तो दोनों जो है गवर्नमेंट्स की अच्छी बातचीत होनी चाहिए। दोनों से क्या करना पड़ता था, परमिशन लेना पड़ता था तो ही हो पाता था। तो इस रेस्ट्रिक्शंस को भी हटाया गया। टैक्स रेट्स में रिडक्शन किए गए। प्राइस फिक्स के लिए फ्रीडम दे दिया गया कंपनी को। तो जिसकी वजह से जो है फॉरेन इन्वेस्टमेंट को भी अट्रैक्शन मिला, क्योंकि अब फॉरेन कंपनी जो है हमारी कंट्री में इन्वेस्टमेंट करने में इंटरेस्ट लेने लग गई। अब सेकंड बात करते हैं प्राइवेटाइजेशन के बारे में। गिविंग ग्रेटर रोल टू प्राइवेट सेक्टर इन द नेशन बिल्डिंग प्रोसेस एंड रिड्यूस रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। ज़्यादा से ज़्यादा जो उन्होंने रोल है वो किसको दे दिया, प्राइवेट सेक्टर को, कि आप इसमें काम। तो गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, डिस इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया। मतलब कि अपने जितने भी उनकी कंपनीज थी गवर्नमेंट के अंडर, वो उसका उन्होंने शेयर्स जो है बेचना शुरू कर दिया। और वो उसको जब वो प्राइवेट हैंड में 51% से ज़्यादा चला जाएगा तो अपने आप ही कोई भी कंपनी क्या हो जाएगी, प्राइवेट सेक्टर की हो जाएगी। अब ऐसा करने का मेनली मकसद क्या था गवर्नमेंट का, इट एम्ड एट इम्प्रूविंग एफिशिएंसी एंड परफॉर्मेंस ऑफ द गवर्नमेंट अंडरटेकिंग। मतलब इनका मेन मकसद ये था कि जैसे ही हम किसी भी कंपनी को, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को आप प्राइवेट सेक्टर को दोगे तो उसकी एफिशिएंसी लेवल अपने आप बढ़ जाती है। क्योंकि पब्लिक सेक्टर में आपको भी पता है कि कोई भी पर्सन अच्छा काम करता नहीं, सब अपने लेजीनेस दिखाते हैं। तो इस चीज़ को, इस मकसद को लेकर ही उन लोगों ने क्या किया, अपनी बहुत सारी कंपनीज में डिसइन्वेस्टमेंट करके प्राइवेट कंपनियों को उन्होंने सौंप दिया, ताकि जो है वो अपने नेशनल रिसोर्सेज को अच्छी तरीके से
उसको यूज़ कर सके। इसके अलावा जब गवर्नमेंट के हाथों में ये सारी ऑर्गेनाइजेशन थे तो वहाँ पे लॉस भी बहुत ज़्यादा चल रहा था, जबकि वही जब प्राइवेट के हाथों में गया तो क्योंकि सब कुछ पे उन्होंने कंट्रोल करना शुरू कर दिया तो क्या है, उनका बजटरी डेफिसिट भी अपने आप ही कम हो गया। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्लोबलाइजेशन की। इट मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ वेरियस इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड लीडिंग टू द इमर्जेंस ऑफ कोहेसिव ग्लोबल इकोनॉमी। मतलब एक किसी भी एक कंट्री की इकोनॉमी को अगर आप वर्ल्ड इकोनॉमी से कनेक्ट कर देते हो तो वो टर्म क्या होता है, ग्लोबलाइजेशन। जिसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, इंपोर्ट को फ्रीडम दे दिया, एक्सपोर्ट को प्रमोट किया, इसके अलावा फॉरेन एक्सचेंज को लिबरलाइज किया और WTO के साथ अपना इंटरेक्शन बढ़वाया, उसके मेंबर बना सो दैट कि ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या है कि ये पूरे वर्ल्ड लेवल पे किसी भी दो कंट्री के बीच में अगर ट्रांजेक्शन हो रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज ट्रांसफर हो रहे हैं तो उसमें ये हेल्प कराता है, करेंसी वगैरह भी प्रोवाइड कराने का काम करता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं तो ये ग्लोबलाइजेशन के अंदर हो गया, तो आपको इन सारे पॉइंट्स को याद रखना है। अब नेक्स्ट बात करते हैं इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी चेंजेस ऑन बिजनेस एंड इंडस्ट्री। अब जब गवर्नमेंट की पॉलिसी में चेंजेस हुआ उस टाइम पे 1991 में, तो डेफिनेटली बिजनेस और इंडस्ट्री में बहुत सारे चेंजेस देखने को मिले होंगे, बहुत सारा इम्पैक्ट उसमें आया होगा। तो वो कौन कौन से पॉइंट्स है? फर्स्ट ऑफ ऑल इंक्रीजिंग कंपटीशन। जैसे ही न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई, अब क्या हुआ, फॉरेन फर्म्स ने भी इंडियन मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से कंपटीशन का लेवल काफ़ी बढ़ गया, जिसकी वजह से कंज्यूमर के पास बहुत सारे ऑप्शन मिलने लग गए। लार्ज वैरायटी ऑफ गुड्स जो है रीजनेबल प्राइस पर धीरे धीरे मिलना प्रोवाइड हो गया। नेक्स्ट है मोर डिमांडिंग कस्टमर। नाउ कस्टमर आर मोर अवेयर, क्योंकि जब जैसे ही बहुत सारी कंपनीज आई तो उन लोगों ने नई नई टेक्निक्स यूज़ किया, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, एडवर्टाइजमेंट स्ट्रैटेजी। तो इन सारी चीज़ों को लेकर उन्होंने क्या किया, कस्टमर को अवेयर करना शुरू किया। तो अब क्या है, मार्केट में कोई भी प्रोडक्ट आ रहा है तो कस्टमर को पता होता है कि हाँ ये कौन से ब्रांड का है, कौन सी चीज़ से बना हुआ है, क्या है क्या नहीं है। तो अब क्या है, इन सारी चीज़ों की वजह से जो कस्टमर है वो बहुत ही अच्छे हो गए हैं और उनको हर चीज़ के बारे में नॉलेज है और इस तरीके से वो अपनी डिमांड भी क्रिएट करते हैं। थर्ड इज रैपिडली चेंजिंग टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। अब क्या हुआ, क्योंकि हमने वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ अपना कनेक्शन कर लिया तो टेक्नोलॉजी में जैसे ही कोई एडवांसमेंट आता है तो वैसे ही तुरंत क्या करते देते हैं, वो इंट्रोड्यूस कर देते हैं। और न्यू टेक्नोलॉजी आने का मतलब क्या है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम प्रोडक्शन कर रहे हो एट मिनिमम कॉस्ट, जिसकी वजह से जो है वो सारी कंपनियों की कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है। कॉस्ट रिड्यूस होने से वो अपने चीज़ों को अच्छे से सेल कर सकते हैं। लेकिन इससे प्रॉब्लम क्या किसको होता है, जितने भी स्मॉल फर्म्स होते हैं उनको डेफिनेटली इससे प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। नेक्स्ट है नीड फॉर डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्सेज। द चेंजिंग मार्केट कंडीशन रिक्वायर पीपल विद हायर कॉम्पिटिशन। अब जिस तरीके से मार्केट कंडीशन में चेंजेस देखने को मिल रहा है, इससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे लोगों की ज़रूरत होती है, ऐसे एम्प्लॉय की ज़रूरत होती है जो क्या कर सके, हर चीज़ में एकदम स्पेशलाइज्ड हो। तो उस चीज़ की भी ज़रूरत पड़ गई है। देयर इज़ अ नीड फॉर डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्सेज एंड विच कुड इंक्रीज देयर इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। इस वजह से क्या होता है, अब क्या होता है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होता है तो अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग मैनेजर्स बनाए जाते हैं, सो दैट कि जिसने जिस फील्ड में स्टडी किया है तो उसमें वो स्पेशलाइज्ड होगा और उसको वो काम को वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर पाएगा। नेक्स्ट है मार्केट ओरिएंटेशन। अर्लियर सेलिंग कॉन्सेप्ट वॉज फेमस इन द मार्केट। पुराने टाइम पे क्या होता था, सेलिंग कॉन्सेप्ट पे कोई भी कंपनी काम करती थी कि हाँ उन्होंने अपना प्रोडक्ट बनाया, उनको बेचना है, दैट्स ऑल। लेकिन अब किस पे काम करता है, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट पे, कि आप पब्लिक को अपने गुड्स के बारे में बताओ। अगर आप सब कुछ अपने कस्टमर को बताओगे, एडवर्टाइज करोगे, तो डेफिनेटली जो है कस्टमर के पास सारी जानकारी रहेगी, तो वो आपका क्या होगा, वो आपका सामान खरीदेंगे और एक लॉन्ग रन तक खरीदते रहेंगे। सिर्फ सेलिंग पे करोगे तो आपने बनाया बेच दिया, दैट्स इट। लेकिन अगर आपने मार्केटिंग अच्छी तरीके से कर ली तो कस्टमर के माइंडसेट में वो सेट हो जाएगा और वो क्या होगा, उस पर्टिकुलर ब्रांड के प्रति काफ़ी लॉयल हो जाएंगे और उसको ही खरीदेंगे। नेक्स्ट है मैनेजरियल रिस्पॉन्स टू चेंजेस इन बिजनेस इन्वायरमेंट। अब जैसे ही बिजनेस इन्वायरमेंट इस नया जो इंट्रोड्यूस हुआ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के बाद, तो मैनेजर्स जो है अलग अलग उन्होंने भी क्या किया, उसके अकॉर्डिंग कुछ चेंजेस करे, लाइक मर्जर एंड एक्विजिशन। मेनी फर्म्स आर मर्जिंग टू टेक टेक्नोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक बेनिफिट ऑफ ईच अदर। आप वैसे भी सुनते रहते होंगे कि आज इस कंपनी ने उसके साथ मर्जिंग कर लिया, मतलब दो कंपनियां आपस में जुड़ गई। तो इसका मकसद क्या होता है, बेसिकली इसका मेनली मकसद ये होता है कि वो टेक्नोलॉजी जो अगर किसी कंपनी के पास अच्छी टेक्नोलॉजी है तो उसके साथ मिलकर वो क्या कर सकते हैं, दोनों एक साथ अच्छे तरीके से ग्रो कर सकते हैं, दोनों एक दूसरे का बेनिफिट ले सकते हैं।
पावरफुल बिजनेस यूनिट्स आर एक्वायरिंग स्मॉल फर्म्स, जितनी पावरफुल बिजनेस है वो क्या करती हैं, छोटे छोटे फर्म्स को एक्वायर कर लेती हैं टू रिड्यूस कंपटीशन अमंग देम, ताकि ऐसा ना हो कि बाद में उनके साथ ही कंपटीशन करना पड़े, उससे पहले वो क्या करते हैं, उसको एक्वायर कर लेते हैं। नेक्स्ट है डाइवर्सिफिकेशन। फर्म्स आर डाइवर्सिफाइंग इनटू वाइड रेंज ऑफ न्यू प्रोडक्ट लाइंस टू कैप्चर न्यू मार्केट सेगमेंट। अभी आपने देखा होगा कि कोई भी कंपनी शुरू में आती है एक प्रोडक्ट को लेकर, बट जैसे ही उन्हें अपने कस्टमर के माइंड में अपने लिए लॉयल्टी देख लेता है, तो क्या करता है, अपने उसी ब्रांड को लेकर और भी अपना बिजनेस को क्या करते हैं, वो बड़ा करना स्टार्ट कर देते हैं, तो वो होता है डाइवर्सिफिकेशन। थर्ड इज ब्रांड बिल्डिंग। एग्रेसिव मार्केटिंग टूल्स आर एक्सरसाइज बाय फर्म्स टू एस्टैब्लिश द आइडेंटिटी ऑफ देयर ब्रांड्स इन द माइंड्स ऑफ कंज्यूमर। अब आज के टाइम पे क्या है, ब्रांड बहुत ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि अगर कोई पर्सन एक ब्रांड के प्रति लॉयल हो गया तो वो उसी प्रोडक्ट को खरीदेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, वो दूसरा ट्राई कर ही नहीं सकता। तो इस वजह से अभी क्या है, जितने भी मैनेजर्स होते हैं जब, तो वो अपने ब्रांड को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा दिखाने की कोशिश करते हैं। और ऐसी बात नहीं, अगर आप ब्रांड को अच्छा दिखाते हो तो आप उसमें 100% सेटिस्फाइंग भी होने चाहिए कस्टमर, तभी वो उसके प्रति लॉयल होंगे। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, फर्म्स आर अपडेटिंग देमसेल्फ। जितने भी फर्म्स ऑर्गेनाइजेशन है, उनके पर्टिकुलर मैनेजर्स हैं, वो क्या करते हैं, अब जो भी नई टेक्नोलॉजी आती है उसके अकॉर्डिंग अपडेट होते रहते हैं, ताकि वो भी कॉम्पिटिशन को अच्छी तरीके से फेस कर सकें। फिफ्थ पॉइंट इज बेटर लेबर रिलेशन विद लेबर ट्रेड यूनियन आर हारमोनियस टू ब्रिंग टीम इफेक्ट। अब आज के टाइम पे क्या है कि आप जितने भी, क्योंकि अल्टीमेटली जो लो लेवल पे काम किसको करना है, लेबर को ही करना है, तो उसके साथ अगर कंपनी अच्छे रिलेशन बना के रखेगी, उनको अच्छा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करेगी, उनको जो है सही सैलरी देगी, तो डेफिनेटली वो जो है काम भी अच्छी तरीके से करेंगे। तो इसलिए इन सारी चीज़ों पे फोकस आजकल हो रहा है। अब नेक्स्ट जो है, आपके सिलेबस में इस कॉन्सेप्ट को जोड़ा गया था डीमोनेटाइजेशन को लेकर, जब इंडिया में हुआ था 2016 नवंबर में, जिस टाइम पे 1500 नोट्स को डेफिनेट वो क्या कर दिया, मार्केट से बाहर कर दिया गया और न्यू नोट आ गया था 2000 का। और तो उस टाइम पे मेनली उनका एम क्या था, तो कभी कभी आपसे शॉर्ट नोट्स इसमें लिखवा सकते हैं, तो आपको इन सारी चीज़ों को याद रखना है। पहली बार डिमोनेटाइजेशन होता क्या है, सो डिमोनेटाइजेशन इज द विड्रॉल ऑफ ए पर्टिकुलर करेंसी फ्रॉम द सर्कुलेशन। सर्कुलेशन से क्या करो, उस करेंसी को डायरेक्टली विड्रॉ कर लो कि अब वो मायने नहीं रखता है, उसको हम डिमोनेटाइजेशन कहते हैं। इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ था 8 नवंबर 2016 में। और कौन कौन से नोट बैन किए गए थे, 1000 एंड 500 का, न्यू नोट आया था 2000 का। उस मेन एम क्या था, टू कर्ब करप्शन, ताकि करप्शन पे रोक लगाई जा सके, लोग जो ब्लैक मनी एक्यूमुलेट कर रहे हैं उसको रिड्यूस कर सकें। इसके अलावा हाई डिनोमिनेशन नोट्स को जो लोग इलीगल एक्टिविटी के लिए रोक रहे हैं, तो उसको भी वो उस चीज़ को कम करने के लिए। और उसके अलावा ऑब्जेक्टिव्स एंड इम्पोर्टेंस के बारे में बात करें तो मेनली किस किस ऑब्जेक्टिव्स की वजह से वो लाया गया था, या फिर क्यों किसी भी कंट्री में डिमोनेटाइजेशन होता है, तो उसको लेकर है कि टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन। जैसे ही डीमोनेटाइजेशन हुआ, लोगों को अपना सारा पैसा दिखाना पड़ा कि हाँ हमारे पास इतना है, तो लोगों की ब्लैक मनी खुलकर आ गई, और जिस वजह से उन लोगों ने टैक्स भी पेमेंट किया। सेकेंड पॉइंट इज चैनलाइजिंग सेविंग। अब उसके बाद जैसे ही उस टाइम पे डीमोनेटाइजेशन हुआ, बैंकों ने बहुत सारी न्यू डिपॉजिट स्कीम जो है कंज्यूमर को, इन्वेस्टर्स को प्रोवाइड किए, ताकि जो है बैंक में लिक्विडिटी बनी रहे। थर्ड इज कैशलेस इकोनॉमी। उसकी वजह से डिजिटल ट्रांजेक्शन में काफ़ी ज़्यादा इंकरेजमेंट हुआ, उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया, और उसके बाद ही लोगों में अवेयरनेस हो गई कैशलेस को लेकर कि हाँ हम ऑनलाइन जो है पेमेंट कर सकते हैं, और वो सेफ भी है। तो फोर्थ पॉइंट इज एलिमिनेशन ऑफ टेरर फंडिंग। इट विल हेल्प इन फाइटिंग अगेंस्ट टेरर फंडिंग एंड स्मगलिंग को लेकर जो करेंसी नोट प्रोवाइड हो जाते हैं, तो उसको भी रिडक्शन करने के लिए किसी भी कंट्री में जो है डिमोनेटाइजेशन किया जाता है। कंक्लूजन को लेकर बात करें, दो इट क्रिएटेड अ टेम्परेरी शॉर्टेज ऑफ कैश। उस टाइम पे कैश की बहुत शॉर्टेज हो गई थी, बैंक में काफ़ी भीड़ हो गई थी, कई सारे लोगों की डेथ भी हो गई थी, बट इट विल हैव अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन जीडीपी इन द लॉन्ग रन। लेकिन जो है इसका डेफिनेटली लॉन्ग रन में जीडीपी पे एक अच्छा इम्पैक्ट रहेगा। तो इन सारी चीज़ों को लेकर ही आपका शॉर्ट नोट आप बना सकते हो डीमोनेटाइजेशन को लेकर। ये पहले आपके सिलेबस में था नहीं, ये आपके लास्ट टू लास्ट ईयर में ही ये ऐड हुआ है, तो आपको इसको पढ़ना ज़रूर है, क्योंकि हमारे इंडिया में डीमोनेटाइजेशन हुआ, तो इसलिए आपको सारी चीज़ें भी पता होना चाहिए। सो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी क्लिक कर लीजिए, ताकि हर नई वीडियो की जानकारी आपको मिल सके।